नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 में जूलॉजी विषय के पेपर डिस्कशन के बारे में। और जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा हो, हमने पिछले वीडियो में पेपर 1 के अंदर जो 2016 में पेपर हुआ था, पिछला जो पेपर था आरपीएससी का, उसके अंदर जो पेपर 1 था उसके अंदर यूनिट वाइज जो किस तरह से जो पेपर क्वेश्चन आए थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम पेपर 2 का यूनिट वाइज क्वेश्चन का जो वेटेज है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं जल्दी से शुरू करता हूं ये पेपर सेकंड का यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। चलिए जल्दी से मैं शुरू करता हूं। देखिए, जो पहली यूनिट है जिसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंपेयर किया था कि कौन सी यूनिट कहां से आई है या फिर कौन सी यूनिट पिछले सब्जेक्ट पिछले सिलेबस के मुकाबले में कहां है। तो मैंने आपको बताया था कि 2016 में जो सिलेबस था उसमें ये एक यूनिट नहीं थी, ये 2 यूनिट थी। ये पहली यूनिट थी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दूसरी यूनिट थी। ठीक है, अब इस यूनिट में क्या नया है 2020-21 की जो सिलेबस अभी डिक्लेयर हुआ है उसमें अगर हम देखें 2016 के हिसाब से तो सेल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है, क्योंकि जो कि यूनिट 1 था, उससे इसमें आए थे 20 क्वेश्चन सेल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट, और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट है इससे आए थे 26 क्वेश्चन। एक चीज और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, ये दोनों यूनिट्स को मर्ज तो कर ही दी है, जो कि पहली यूनिट थी और दूसरी यूनिट थी, दोनों को मिला के एक यूनिट बना दिया है। अभी 20 और 26 क्वेश्चन टोटल होते हैं 46 क्वेश्चन। बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, 46 क्वेश्चन बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है। इसके अलावा इसमें सेल बायोलॉजी में एक जो पॉइंट है वो ऐड किया है, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और जोड़ लें तो इसको मैं लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर मान सकता हूं, क्योंकि 4 क्वेश्चन आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बायोलॉजी के अंदर कि ये 4 क्वेश्चन की जगह तो रखता है। तो मैं इसको 50 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट मानता हूं। ठीक है, तो ये और इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली सम अप कर दूं। जो इसका जो पहला जो सेक्शन है इसमें ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि हम क्लासिकल सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। जो बी पार्ट है उसमें मेम्ब्रेन के बारे में कहा गया है, सी पार्ट में न्यूक्लिक एसिड का है, फिर वहां से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, फिर आरएनए सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, एमआरएनए एडिटिंग, आरएनए एडिटिंग, आरएनए के टाइप्स, प्रोटीन का सिंथेसिस, टीआरएनए की आइडेंटिटी और कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन, फाज, वायरसेस। तो कुल मिलाकर एक बड़ी, और इवन ये चीज शुरू होती है जीन एक्सप्रेशन से लेकर के जीन साइलेंसिंग तक। मेरे विचार में ये जो क्लासिकल जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जूलॉजी से एमएससी की है, या फिर जो क्लासिकल जूलॉजी के स्टूडेंट है और जिनकी क्लासिकल जूलॉजी स्ट्रांग है, उन बच्चों के लिए ये यूनिट थोड़ी सी टफ सिद्ध होगी। ऐसे बच्चे जो हैं इस यूनिट में, इस पर्टिकुलर जो अभी जो एक यूनिट है, वास्तव में 2 यूनिट है जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, इसमें बहुत दिक्कत फील करेंगे। तो मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा कि इसको ध्यान से करें, बिकॉज इसका वेटेज भी बहुत है। 50 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज, मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं 1/3, 1/3 सिलेबस ही कवर करना। और क्वेश्चन भी अगर आप पेपर देखेंगे तो मतलब आसान नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है, एक थोड़ा सा आप ये भी मान सकते हैं, पर आप थोड़ा सा ढंग से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। चलिए, दूसरी जो है, अब ये सेल तो यहां हो गया, लेकिन सेल सेल कम्युनिकेशन जो है वो यूनिट दूसरी के रूप में रखा गया है। इसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया पिछले के कंपैरिजन में, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन और माइक्रोबायोलॉजी का एक कुछ छोटा सा सेक्शन सब वो हटा दिया गया। बड़ी खुशी की बात है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा परेशानी पैदा कर सकता था। इसमें क्या है, सेल सेल कम्युनिकेशन में जो टाइट जंक्शन और इस तरह के जंक्शन पढ़ते हैं वो है, सेल सेल किस तरह से चिपकी रहती है, कौन कौन से एडिशन मॉलिक्यूल उनके बारे में। दूसरा जो सेक्शन है वो है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग अपने आप में बहुत ही अलग तरह का कॉम्प्लेक्स टॉपिक मान सकते हैं, मगर थोड़ी सी अलग, जो नॉर्मल जो बच्चे उनके हिसाब से सोचे। लेकिन हाँ, एक बार अगर समझ में आ जाए तो सेल सिग्नलिंग से आसान कुछ भी नहीं है। और तीसरा जो सेक्शन है वो है कैंसर का। तो मैं ये मानता हूं कि इसके जो तीनों ही जो टॉपिक हैं वो बड़े ही कंसेप्चुअल हैं,
रटने वाली कुछ बात नहीं है, आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है। और इससे लास्ट टाइम आए थे इस यूनिट से 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 46 इससे 70 इससे 17 क्वेश्चन अच्छा खासा होता है। चलिए इसके बाद जो तीसरी यूनिट है, अब देखिए तीसरी यूनिट में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। अगर आप सिलेबस देखेंगे इसको ए बी सी से लेकर के पी तक इसको बांटा गया। जो पहली जो ए से लेकर के जो डी सेक्शन है, ए से लेकर के जो डी सेक्शन है, ए से डी का जो सेक्शन है उसको अगर हम देखें तो ये इसका जो ए से डी का सेक्शन है पहले ये सेल बायो में इंक्लूडेड था। यानी पहले जब ये यूनिट 1 हुआ करती थी और ये यूनिट 2 होती थी तो ए से लेकर के जो डी सेक्शन है किसका, ए टू डी, ठीक है, वो कहां था, इसमें था। लेकिन अब यहां से हटा दिया। मैंने आपको जब मैंने वीडियो बनाया था कंपैरिजन वाला कि कौन सा टॉपिक कहां से आया, वो आप देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस थर्ड यूनिट को इस तरह से डिजाइन किया गया कि पूरी बायोलॉजी में जो जो टेक्निकल पार्ट है, जितनी भी टेक्निक्स है वो यहाँ है। वो भले चाहे सेल से संबंधित हो, चाहे वो फिजियोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित हो। पहले क्या था, सेल जो था यूनिट उसकी टेक्निक सेल में थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में थी। अब क्या है, सबको मिला करके यहाँ डाल दिया। तो इस यूनिट को ये यूनिट काफी सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होगी मेरे हिसाब से ये वाली यूनिट सिद्ध होगी। बायोलॉजिकल टेक्निक्स ए से डी वाला पार्ट यूनिट फर्स्ट में था। जो ई टू ओ पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, ई से लेकर के ओ वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बायोटेक है, क्लासिकल, ये बायोटेक है, पूरी बायोटेक है। और इसके अतिरिक्त जो पार्ट पी है, और पार्ट पी में क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें इसके साथ स्टैटिस्टिक्स जोड़ी गई है, ठीक है। तो ए से डी यहां था, फिर डी के बाद ई से ओ, ये बायोटेक्नोलॉजी सारी की सारी, जिसमें सारा ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, एक्सप्रेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, क्लोनिंग वेक्टर, सीडीएनए लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, ये जितने भी जो हार्डकोर बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक है वो सारे इसमें। ए से डी, यहां से ई से ओ इसका पार्ट है। बाकी जो पी पार्ट है, पी ये जो है पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स का है, और ये अलग ही पार्ट है सारा स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक दिया गया है, इसमें इसका जब सिलेबस देखोगे पी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने इसको डिटेल में सर्च आउट किया तो मैंने ये पाया कि इसके अंदर पी जो पार्ट है, केवल पी पार्ट से 18 क्वेश्चन है और केवल 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ओवरऑल ई टू ओ यहां लिख देता हूं, ए से डी वाला जो पोर्शन है जो कि पहले सेल में इंक्लूडेड था, उसके मैंने क्वेश्चन यहां लिख दिए बिकॉज 20 क्वेश्चन जो है वो उसी में इसमें आए, ठीक है। 19 क्वेश्चन, ए से डी के 10 क्वेश्चन और इसके 18 क्वेश्चन। तो अच्छी खासा जो प्रोपोर्शन है इसका 20 यूनिट का भी बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों यूनिट है ये अपने आप में इस पूरे पेपर की जान है। ये मोर देन 2/3 पोर्शन है, ये 3 यूनिट बनाती है। और मेरे हिसाब से बच्चों को जो ज्यादातर जो यूनिट्स परेशान करेंगी वो ये 3 ही होंगी। जिसकी भी क्लासिकल बायोलॉजी, जैसे कल वाले वीडियो में हमने देखा था, पहली जो 3 यूनिट थी उसमें टैक्सोनॉमी थी पहले पेपर में, दूसरी में नॉन कॉर्डेट्स थे, तीसरी में कॉर्डेट्स थे। इन तीनों को मिला करके आधा पोर्शन हो रहा था, यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर 2/3 के लगभग पोर्शन बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी वाला जो, ठीक है, उसमें जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, 2 चीजें बांट सकते हैं, एनिमल इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ स्टडीज। अभी जो इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी वाला है इसमें क्या क्या आता है वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें जो क्लासिकल इकोलॉजी वाला पोर्शन है वो आता है पॉपुलेशन, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोम्स, पॉल्यूशन, इस तरह की चीजें आती है। और उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसमें एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ी गई है यहाँ पे इस बार, जो पिछली बार नहीं थी, वो है, मैंने आपको पहले ही बताया, मेजर बायोडायवर्सिटी एरिया एंड हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया के मेजर बायोडायवर्सिटी एरिया और हॉटस्पॉट वालों को जोड़ा गया। इसके अलावा
ये भी पहले दो अलग अलग यूनिट के रूप में थी, इकोलॉजी अलग थी, वाइल्ड लाइफ अलग थी। अलग अलग अगर मैं बताऊं तो 25 क्वेश्चन इसके आए थे, और वाइल्ड लाइफ के जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 6 क्वेश्चन। तो टोटल मार्क 31 क्वेश्चन है वो इस यूनिट के बैठते हैं। चौथी यूनिट के 31 क्वेश्चन बैठते हैं। पहली यूनिट के बैठे थे 46, दूसरी यूनिट के 70, तीसरी यूनिट के अगर हम देखेंगे तो 19, 18, 37 अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन के लगभग बैठते हैं। कुछ इधर उधर होने से मैंने रफली बताया। पांचवी जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पहला जो पॉइंट है ए इसका, वो पूरा बायोकेमिस्ट्री को डेडिकेटेड है। तो इसको मैं दो तरीके से बांट देता हूँ, बिकॉज हम जनरली समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। बच्चों को जनरली खुशी होती है कि मेटाबॉलिज्म नहीं, लेकिन मेटाबॉलिज्म थोड़ी बहुत है, मतलब इतनी नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को छोड़ा नहीं है। मेटाबॉलिज्म को ह्यूमन फिजियोलॉजी में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, हार्मोन, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो पूरा ये ए जो सेक्शन है इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री आपको मिलेगी। तो ये बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, और बाकी है रेस्ट ऑफ फिजियोलॉजी। जो बाकी जो फिजियोलॉजी है वो इसमें है। इसको जब मैंने कंपेयर किया तो मैं ये कह सकता हूं कि बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, यहां से हमें मिले हैं बायोकेमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, और यहां से मिले 23 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 26 क्वेश्चन यहां से मिले, तो 26 क्वेश्चन यहां से हो गए। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री जो है कुछ बच्चों को टीडियस टफ लग सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल आए हैं, ज्यादा कुछ इसमें डीप वाला कुछ नहीं है। जो सिंपल पीएमटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन आए। तो देखिए ये था 5 यूनिट जो कि पेपर सेकंड के, उनका कंपैरिजन। लास्ट में जो दोनों, जो पिछला वीडियो जिसमें हमने यूनिट 1 के बारे में कहा, दूसरा जो वीडियो है जिसमें मैं यूनिट सेकंड के बारे में कह रहा हूं, सॉरी पेपर सेकंड के बारे में कह रहा हूं। अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूं तो पेपर 1 में, गौर कीजिएगा, पेपर 1 में कंसेप्चुअल जो था, कंसेप्चुअल पोर्शन था 25%, और रट्टामार जो आइटम था वो था 75%। लेकिन पेपर सेकंड में गौर करने की बात है, कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट उल्टा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 75%, लेकिन जो रूट स्टडी है, जो एकदम रट्टा मार टाइप है, वो जो क्वेश्चन है वो है 25%। ये ओवरऑल मेरा एनालिसिस है। एक और जो एनालिसिस है उससे भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखिए लास्ट में इसको लिखा है। यानी जो सेकंड पेपर है, ये जो पेपर है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं सारा कंसेप्चुअल है। ठीक है। उसके अंदर 1/4 जो पार्ट है वो रट्टा मार था, सॉरी कंसेप्चुअल था, बाकी रट्टा मार था। इसमें 1/3 या 1/4 पार्ट जो है वो रट्टा मारा, बाकी सारा कंसेप्चुअल है। तो दोनों जो पेपर्स हैं उनका जो फंडा है थोड़ा सा अलग है। एक चीज और है कि जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर वैज्ञानिकों के नाम कितने पूछते हैं। साइंटिफिक क्वेश्चन की दोनों पेपरों में मिला के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के वैज्ञानिक जो हैं उनके करीबन 10 क्वेश्चन दोनों पेपर में आए थे, फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक है। और जो ईयर्स हैं कि कौन से सन में किसका विकास हुआ, कौन सी थ्योरी दी गई, कौन से सन में रट्टा मारी, जो चीजें, इसकी लगभग 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन है वो दोनों पेपर्स में आए। तो कुल मिलाकर के रफली 15 क्वेश्चन मान लेते हैं। 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपकी इंटरव्यू के ऊपर आपका जो सिलेक्शन का जो डिपेंडेंस है काफी कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत डीप तरीके से एनालाइज करके आप सबकी मदद करने की कोशिश की है। आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं पहले पेपर और दूसरे पेपर के अंदर जो कौन कौन सी बुक्स है यूनिट वाइज, जो अभी मैंने आपकी क्वेश्चन था यूनिट वाइज जो बेस्ट बुक्स हैं, टॉपिक वाइज हम बात करेंगे कौन सा टॉपिक किस बुक में बेस्ट अवेलेबल हो सकता है, और उसके बाद हम टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम जो ग्रुप है जिसमें हम ये सारी बातें कर रहे हैं उसका भी लिंक दिया गया, आप चाहें तो उससे क्लिक करके उस पर भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।